हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। तो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप मुझे बताएं सभी लोग। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। तो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप मुझे बताएं सभी लोग। ओके, चलिए। सो आई गेस ऑडियो वीडियो क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हमारी आगे की कहानी की तरफ। देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ ये महाकुंभ एमसीक्यू सीरीज। हमारी महाकुंभ एमसीक्यू सीरीज में मैं आपको कराने वाला हूँ 5000 एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, 5000 एमसीक्यू सीरीज में मैं आपको कराने वाला हूँ। और इस सीरीज में 5000 एमसीक्यू का मतलब सिर्फ 5000 एमसीक्यू नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, यदि मैं आपको इस सीरीज का मतलब समझाऊं तो 5000 एमसीक्यू को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपका हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, हर एक ऑप्शन से पॉसिबल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगभग आपके 20,000 क्वेश्चन जो है ना वो तैयार हो जाएंगे 5000 क्वेश्चन से। और यदि ये 5000 क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट ने पूरे कर लिए तो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूट गया है। इन 5000 क्वेश्चन को इस तरह से मैंने डिजाइन करा है कि आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिएगा, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को उठाकर देख लीजिएगा, आप किसी भी टेस्ट सीरीज को लगाकर देख लीजिएगा, या फिर आप किसी भी पेड बैच को उठाकर देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि यार ये कंटेंट, ये कॉम्बिनेशन तो हम देख चुके हैं। एग्जाम में बैठोगे ना तो डर नहीं लगेगा, जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फुल लेवरेज हो जाओगे तुम कॉन्फिडेंस से। पीवाईक्यू से 360 मतलब हर एक क्वेश्चन को उठाऊंगा, उसके सारे पॉसिबल ऑप्शंस को हम समझेंगे और बढ़िया डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे। यानी कि 5000 क्वेश्चन 20,000 क्वेश्चन के बराबर है। और ये सीरीज जो है ना वो अगले 30 दिन तुम्हें मिलने वाली है। ठीक है, अगले 30 दिन तुम्हें मिलने वाली, यानी 1 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक तुम्हें ये सीरीज मिलने वाली है। आज इसकी पहली डेमो क्लास है तुम्हारे लिए। ठीक है, ताकि सभी लोग अलाइन कर जाएं इस क्लास से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि महाकुंभ सीरीज में स्पेशल क्या है। स्पेशल ये है कि हम पीवाईक्यूज देखेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, और पीवाईक्यू में हम ईपीएफओ कि जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस पिछले 5-7 रिक्रूटमेंट उनको देखेंगे। यहाँ पर हम एएलसी को देखेंगे और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, ऑल सब्जेक्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब एक क्वेश्चन को देखा जाएगा। इसके बाद अराउंड मैं आपको इस सीरीज में 1000 से लेके 1200 तो पीवाईक्यू कराने वाला हूँ। उनकी 360 डिग्री तैयारी, 360 डिग्री मतलब हर एक ऑप्शन से पॉसिबल क्वेश्चन। इसके अलावा जब 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे तो अगले 3800 से लेकर 4000 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की तैयारी भी इसी तरह से होगी। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब भाई पीवाईक्यू तो हो जाएंगे लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग टोटल यहाँ पर 5000 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इस सीरीज में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को। अब समझिए, तो जैसे कि आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो एपीएफसी एग्जाम को पकड़े हैं, एपीएफसी को पकड़े हैं और एपीएफसी के इंडस्ट्रियल रिलेशन प्लस अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्लस अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्लास किस तरह से आगे जाने वाली है और ये क्लास किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलो रेडी है सभी लोग? तो एक बार जल्दी से लाइव चैट के थ्रू मुझे बता दीजिए कि सर हम रेडी हैं। आने वाला हूँ ताकि ओके। सो जैसे कि पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि भाई आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना था इन सारी की सारी ट्रेड यूनियंस को, इन सारे के सारे ट्रेड यूनियंस को तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना था। ठीक है, जिस क्रम में ये बने थे उस क्रम में तुम्हें जमाना था। मैंने तुमसे क्या बोला कि भाई ये क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यदि अब हम क्रोनोलॉजी की शुरुआत करें समझने की तो एक एक करके हम सबको समझते हैं। देखो 360 डिग्री का मतलब यही कि हर एक ऑप्शन का एनालिसिस मैं तुम्हें दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की जो कि है INTUC। अब INTUC की हम बात करें तो सबसे पहला फॉर्मेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये थर्ड में 1947 को फॉर्म हुई थी। कब हुई थी? थर्ड में 1947 को फॉर्म हुई थी बाय INC। अब अभी तुम्हें लगेगा कि सर ये क्यों जरूरी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हम ये नाम याद रखें। आगे 2023 में ही एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो तुम्हारी आंखें खोल देगा कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा इसकी जो आइडियोलॉजीज थी, आइडियोलॉजीज कैसी थी? गांधीयन आइडियोलॉजीज थी। ठीक है, याद रखना है, गांधीयन आइडियोलॉजीज पर ये काम करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तुम्हारी बनी थी अक्टूबर 31 1920 में। हालांकि तुम्हें बस ये ईयर याद रखना है, ठीक है, हालांकि तुम्हें बस ये ईयर याद रखना है, ठीक है। अब ये बनी थी, इसके बाद यहां पर इसके लिए पॉसिबल दूसरी चीज क्या है तुम्हारी, कि ये बनी थी तुम्हारी कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे बनाया था। अब ये क्यों जरूरी है ना, आपको अगले क्वेश्चन में, चौथे पांचवें क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कि ये चीज क्यों जरूरी है, ठीक है। याद रखना है इसके लाला राजपथ, ये कैसे थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, मैं थोड़ा शॉर्ट में भी लिखूंगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, ठीक है। इसके बाद तीसरी बारी आती है तुम्हारी सेवा की। सेवा का मतलब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। तो सेवा, सेवा की यदि मैं बात करूं तो सेवा का फॉर्मेशन कब हुआ था, सेवा का फॉर्मेशन हुआ था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। किसने करा था, इसे करा था बाय एला भट्ट ने, बाय एला भट्ट ने करा था। देखो ये जो ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री है ना, इस पर क्वेश्चन दमदार आना ही आना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिया ताकि सबसे ज्यादा डिटेलिंग इसी क्वेश्चन की मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। इसके बाद आगे की कहानी क्या थी, एला ने करा था, और ये कहां से है भाई, ये गुजरात से थी। कहां से थी, गुजरात से थी ये, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचेंगे यूटीयूसी, किस पर पहुंचेंगे हम, यूटीयूसी पर पहुंचेंगे। तो जब हम यूटीयूसी पर पहुंचेंगे तो यूटीयूसी आई थी 1949 में तुम्हारी। कब आई थी भाई, 1949 में आई थी। पहली चीज कहां से आई थी, कोलकाता से आई थी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज जो ये है इसके बारे में कि ये राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी ने बनाई थी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी ने बनाई थी, जो कि कम्युनिस्ट थी नेचर में। ये भी याद रखना है तुम्हें, कम्युनिस्ट थी नेचर में। अब ये चीज क्यों जरूरी है ना, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी तुम्हें जरूर समझ आ जाएगा कि ये चीज क्यों जरूरी है। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कई इस चीज को समझ लो। अब इसके बाद हमने पढ़ा सी आई टी यू, हमने क्या पढ़ा, सी आई टी यू। अब हमने पढ़ा सी आई टी यू, तो सी आई टी यू की यदि मैं बात करूं तो सी आई टी यू कब आया था, सी आई टी यू तुम्हारा आया था 1970 में, 1970 में आया था, 1970 में आया था। और इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में कि किसने बनाई थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाई थी। किसने बनाई थी भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ने। और ये कैसी विचारधारा थी, ये मार्क्सिस्ट विचारधारा थी, मार्क्सिस्ट विचारधारा साइकोलॉजी पर फोकस्ड थी। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है भारतीय मजदूर संघ। ये कब आया था, 1955 में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैंने तुम्हें डिटेल में बताया। अब तुम्हें जमाना था इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखो 1955, 70, 49, 72, 20, 47। तो भाई सबसे पहले 1920 वाली क्या आ जाएगी तुम्हारी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि सबसे पहले नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद 20 के बाद 47 है, 72 है, 49 है, या फिर 70 और 55। तो भाई 20 के बाद सर हम 47 लेंगे, तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर वाली आएगी, फिर पहले नंबर वाली आएगी। तो दूसरे नंबर वाली, फिर पहले नंबर, सॉरी, सबसे पहले दूसरे नंबर वाली आएगी, फिर पहले नंबर वाली आएगी, जो कि हमें दो ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है। दूसरे वाली, फिर पहले वाली। उसके बाद 72 में सेवा, 49 में यूटीयूसी, यूटीयूसी, यूटीयूसी आई थी। यूटीयूसी हमें किस नंबर पे देखने को मिलने वाली है, 1 2 3 चौथे नंबर पर देखने को मिलने वाली, तो 2 1 4, ठीक है, 2 1 4। उसके बाद 2 1 4 हो गया तुम्हारा हम ये देख चुके, ये देख चुके, ठीक है, यूटीयूसी देख चुके। अब हमारे पास है 55, 72, 55 है, 70 और 72 है। तो भाई हम किसको लेंगे, अब 55 को लेंगे। 55 में कौन आया था, बीएमएस, यानी कि छठवें नंबर वाली चीज, ठीक है। तो बीएमएस आई थी, भारतीय मजदूर संघ आया था, तो 55 आ गया। अब बचा हमारे पास 70 और 72, तो 70 लेंगे, यानी कि सी आई टी यू लेंगे हम। तो सी आई टी यू कौन से नंबर की है भाई, सी आई टी यू जो है तुम्हारी ये 5वें नंबर की है। तो 6 5 और बचता है तुम्हारा 3, यानी कि आखिरी क्या है आपका, 72 सेवा, यानी कि 4 नंबर वाला, ठीक है, सॉरी 72 यानी कि सेवा, ठीक है। सेवा कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर तुम्हारा, सॉरी 6 5 3।
क्लियर है सभी को? तो इस तरह से पहला ऑप्शन जो है तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी ने नोट कर लिया है क्या? मुझे बताओ जरा, ये सभी ने नोट कर लिया है क्या? अब देखो, अब आगे की कहानी देखो मैजिक यहाँ पर। अब कुछ और डिटेलिंग। तो सबसे पहले 1905 में प्रिंटर्स यूनियन फाउंड हुई थी कलकत्ता में। उसके बाद बॉम्बे पोस्टल यूनियन स्टैब्लिश हुई 1907 में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें याद रखनी है, सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी ये नहीं, सबसे पहले मद्रास लेबर यूनियन कब आई? 1918 में आई। 1918 में आई। और सबसे पहली क्या थी? ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन थी तुम्हारी, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन थी। और वीपी बाडिया के द्वारा ये लेकर आएगी। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि वही ऑप्शन पूछे जाए, तुमसे ऑप्शन बदल भी दिए जा सकते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना है। क्लियर? तो इस तरह से हम सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। 1919 में आईएलओ आया तुम्हारा। 1920 में पहली ट्रेड यूनियन फेडरेशन फॉर्म हुई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि एआईटीयूसी थी। तो पहली ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनी है। क्लियर? इसके बाद जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे इसके कौन थे? लाला लाजपत राय थे, एमएन जोशी थे। क्लियर? अदर्स मेंबर क्या थे? जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक, इसके बाद 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन आई। इसके बाद 1922 में तीन चीजें आई, सेंट्रल लेबर बोर्ड बॉम्बे, बंगाल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन। अब जरूरी नहीं कि वही ऑप्शन दिए जाए, तुम्हें दूसरे ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। दूसरे ऑप्शन मैंने यहाँ पर एनलिस्ट कर दिए, समझ रहे हो? तो यदि वहां से क्वेश्चन बदलेगा भी तो तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री तुम्हें नहीं पढ़नी। लो, मैंने 2 स्लाइड में ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खत्म कर दी। ठीक है, हमेशा के लिए मैंने खत्म कर दी। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। अब तुम अगला क्वेश्चन समझो। अभी एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मजा आने वाला है। ठीक है, चलो 1 सेकंड का समय दो दोस्तों मुझे। एक सेकंड का समय लगेगा दोस्तों बस। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड एवरीवन। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। अब ये देखो, एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है जिस पर ढेरों क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, जो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब जरा ध्यान से समझो तुम सभी लोग, कि ये जो क्वेश्चन आया ये भी तुम्हारा 2023 का ही क्वेश्चन है। 2023 का ही क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा फ्लिपिंग में समय लगा, अब फ्लो में रहेगा। तो ये क्वेश्चन था, देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मैंने आप सभी को कीवर्ड्स पढ़ाए हैं, मैंने आप सभी को कीवर्ड्स पढ़ाए हैं। यदि आपने अभी तक 250 गोल्डन फैक्ट की सीरीज नहीं देखी ना, तो 250 गोल्डन फैक्ट की सीरीज तुम लोग देख लो, बहुत हेल्प करेगी वो तुम्हारे लिए, दैट्स फॉर श्योर। अब देखो, क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक लिस्ट ये दी है, एक लिस्ट ये दी, और इसको मैच करना है। यूपीएससी इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर देखो कीवर्ड है, रिकवरी ऑफिसर है, कंपलसरी इंश्योरेंस है ना, स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, और सब्सिस्टेंस अलाउंस है। अब तुमसे पूछा गया है कि ये किस एक्ट में है, और ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है? 2023 में। मतलब सिंपल सा कीवर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है। और जब मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे बार बार बुलाया कि जिनको मैंने कीवर्ड्स लिखा है ना, उनको अच्छे से करना,
क्योंकि कीवर्ड्स पर क्वेश्चन पूछता है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करी रिकवरी ऑफिसर की यहाँ पर, ठीक है। तो देखो रिकवरी ऑफिसर का प्रोविजन हमें कहाँ पर देखने को मिला था। रिकवरी ऑफिसर का प्रोविजन हमें दो जगह देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूँ रिकवरी ऑफिसर तो दो जगह तुम्हें देखने को मिलता है, एक ईपीएफ एक्ट में देखने को मिलता है, साथ में ईएसआईसी एक्ट में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर ईएसआईसी एक्ट दिया है नहीं दिया, लेकिन ईपीएफ एक्ट दिया है बिल्कुल। तो ए के लिए तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास भाई 4, रिकवरी ऑफिसर ईपीएफ एक्ट में दिया है तुम्हारे लिए, ओके। इसके बाद बारी आती है कंपलसरी इंश्योरेंस की, जिसकी बारी आती है तुम्हारी कंपलसरी इंश्योरेंस की बारी आती है, ठीक है। तो कंपलसरी इंश्योरेंस हमने कहाँ देखा था, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में देखा था हमने। बी की बात करें तो बी कहाँ पर आएगा, बी के लिए आएगा तीसरा, क्यों, क्योंकि जो कंपलसरी इंश्योरेंस है वो कहाँ पर आता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में, ठीक है। हमने देखा था कि ग्रेचुटी के पेमेंट के लिए एलआईसी के साथ इंश्योरेंस कंपलसरी, किसके साथ, एलआईसी के साथ। मैंने क्या बोला 360 का मतलब ये है कि उस एक पॉइंट से हर एक पॉसिबल क्वेश्चन तुमसे, ठीक है। अब इसको डिस्कस करेंगे, पहले आंसर ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो देखो भाई ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, हमारे दो एक्ट भी निकल गए, ये दोनों निकल गए। अब हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर बचा है, हमारे पास मिनिमम वेज बता है, हमारे पास शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट और सब्सिस्टेंस अलायंस है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट दिया गया है तुम्हारा भाई मिनिमम वेज एक्ट में, यानी कि सी में जो है वो कहां पर आएगा, मिनिमम वेज एक्ट 2, स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट मिनिमम वेज एक्ट के लिए बात करी गई है। और बचता है तुम्हारा डी, यानी कि सब्सिस्टेंस अलायंस। सब्सिस्टेंस अलायंस हमें किस में देखने को मिलता है, फर्स्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ठीक है। कहां पर हमें देखने को मिलता है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। तो इसमें हमें सब्सिस्टेंस अलायंस देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को ये चीज, पहले मुझे ये बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि भाई तुम्हारे लिए 360 क्या है सर, ये तो सभी करा देते। अब देखो 360 क्या है यहाँ पर तुम्हारे लिए। सो सबसे पहले अब तुम्हें याद रखना है हर एक एक्ट के बारे में चीजें। तो हम बात करें रिकवरी ऑफिसर को लेके, पहली चीज तो पहले तो तुम याद रखो कि एक एक एक्ट के बारे में मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में तुम्हें कौन कौन से कीवर्ड इंपॉर्टेंट मिलते हैं, तो सबसे पहले तो तुम्हें एक याद रखना है, इंक्वायरी, इंक्वायरी कमेटी देखने को मिलती है तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी के बाद तुम्हें क्या देखने को मिलता है, वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर, एक क्वेश्चन है वेलफेयर ऑफिसर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट के बाद हम पहुंचते हैं हमारे आईडी एक्ट पर, आईडी एक्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है। जब हम आईडी एक्ट पर पहुंचेंगे तो आईडी एक्ट में मैं तुम्हें बता दूं, आईडी एक्ट के लिए तुम्हें याद रखना है ग्रेवियंस रिड्रेसल मशीनरी, तुम्हें याद रखने हैं बोर्ड, बोर्ड का मतलब कंसिलिएशन ऑफिसर है यहाँ पर तुम्हारा, बोर्ड से यहाँ पर क्या मतलब है तुम्हारा, कंसिलिएशन ऑफिसर है बोर्ड से मतलब। इसके अलावा ट्राइब्यूनल्स, नेशनल ट्राइब्यूनल्स, लेबर कोर्ट्स, ठीक है। आईडी एक्ट में तुम्हें ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद जब हम आते हैं मिनिमम वेजेस पर, किस पर आते हैं, मिनिमम वेज पर। मिनिमम वेज पर जब हम आते हैं तो मिनिमम वेज पर क्या पॉसिबल है भाई, तो मिनिमम वेज से दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, और जो दूसरी है वो एडवाइजरी बोर्ड। ये दोनों तुम्हें याद रखनी है। इसके बाद हम पहुंचते हैं ईपीएफ एक्ट में। ईपीएफ एक्ट में जब हम बात करेंगे तो ईपीएफ एक्ट के लिए तुम्हें याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। पहला तो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है तुम्हारा, ऑथोराइज्ड ऑफिसर, ठीक है। दूसरा है तुम्हारे लिए कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तीसरा है तुम्हारे लिए रिकवरी ऑफिसर, ऑफिसर। अब यहीं पर मैं तुम्हारे लिए ईएसआईसी भी ले लेता हूं, क्योंकि ईएसआईसी में भी रिकवरी ऑफिसर की बात होती है, ठीक है। रिकवरी ऑफिसर की बात होती है, ठीक है, रिकवरी ऑफिसर की बात होती है। तो
रिकवरी ऑफिसर दो जगह है, याद रखना है, इसको मैंने स्टार लगा दिया इसीलिए पूछा जा सकता है। रिकवरी ऑफिसर दो जगह है, ईपीएफ एक्ट में भी देखने को मिलेगा और ईएसआईसी एक्ट में भी तुम्हें देखने को मिलेगा रिकवरी ऑफिसर। ईएसआईसी के लिए तुम्हें एक और चीज याद रखनी है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो है वो है ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस जो कि तुम्हें कौन से स्केड्यूल में मिलते हैं, जल्दी से बताओ, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। इसके बाद आगे हम जब पहुंचेंगे तो अगला जो एक्ट है तुम्हारे लिए वो है, हमने ग्रेचुटी एक्ट अभी नहीं देखा तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट को ही देख लेते हैं हम। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कंपलसरी इंश्योरेंस बस तुम्हें याद रखना है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, एसओई लिख दिया है मैंने, ये पूरा फुल फॉर्म है ना जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, ताकि चीजें जल्दी समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सर्टिफाइंग ऑफिसर भाई। देखो ये 360 प्रिपरेशन का फायदा है कि तुम एक जगह बैठे हो ना, और मैंने तुम्हें सारी चीजें यहीं पर बता दी, अब तुम्हें हर एक्ट को नहीं पलटना पड़ेगा। सर्टिफाइंग ऑफिसर है तुम्हारे पास, सर्टिफाइंग ऑफिसर के बाद क्या है भाई, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर में, सबसिस्टेंस अलायंस, सबसिस्टेंस अलायंस, ठीक है। इसके बाद अगला जो एक्ट आता है तुम्हारा वो आता है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट। तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट में तुम्हें सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, मैनेजिंग एजेंट, एजेंट, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो अगला एक्ट आता है वो आता है बोनस एक्ट। तो बोनस एक्ट में तुम्हें क्या याद रखना है, एलोकेबल सरप्लस, सरप्लस, ठीक है। तो लगभग सारे एक्ट हो गए हमारे, ईएसआईसी हो चुका है, पेमेंट ऑफ बोनस हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया, ग्रेजुएट एक्ट हो गया, कंपनसेशन एक्ट हो गया, ईपीएफ एक्ट हो गया, मिनिमम वेज हो गया, आईडी एक्ट हो गया, एफ हो गया। तो अब देखो सारे के सारे एक्ट के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे ये, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब देखो मैंने क्या बताया, यही 360 डिग्री प्रिपरेशन है कि यहाँ पर कीवर्ड पर एक क्वेश्चन पूछा गया और मैंने सारे एक्ट के तुम्हें कीवर्ड्स बता दिए। तो इसी तरह से प्रिपरेशन जो है ना ये 5000 एमसीक्यू में होगी। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि मैंने 4 ऑप्शन से तुम्हें सारी पॉसिबल चीजें बता दी कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता था, ठीक है। अब देखो कंपलसरी अलायंस के साथ हमने क्या देखा, कंपलसरी इंश्योरेंस में तुम्हें याद रखना है कि भाई एलआईसी से होता है कंपलसरी इंश्योरेंस, ठीक है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कहां पर दिया है, शेड्यूल 1 में दिया है एक्ट के, क्लियर। सब्सिस्टेंस अलायंसेस कब दिए जाएंगे, सब्सिस्टेंस अलायंस तब दिए जाएंगे जब भाई वर्कर जो है वो काम नहीं कर पा रहा होगा। सब्सिस्टेंस अलायंस कब दिए जाएंगे, जब वर्कर जो है वो काम नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। रिकवरी ऑफिसर के लिए कोई भी लिमिट नहीं है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की, ये याद रखना है कि मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए तभी रिकवरी ऑफिसर होगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी बार जो है वो रिकवरी ऑफिसर के लिए नहीं है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था वेलफेयर ऑफिसर के लिए कोई बार है या नहीं है, तो जल्दी से बताओ सभी लोग मुझे। अब मुझे बताओ इस तरह से पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्केड्यूल 3, वेरी गुड वेरी गुड, सर्टिफाइंग सर्जन। अब मुझे ये बताओ इस तरह के पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं। अब तुम्हें लगता है कि यदि तुम इस तरह से मुझसे पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ भी छूटेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसकी फीस क्या होगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर फीस कुछ भी अलग से फीस नहीं है, ठीक है। जो 599 वाला आपका कोर्स है उस कोर्स के साथ ये वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 2000 प्लस बच्चे उसमें एनरोल्ड हो, लगभग आप सभी जो इतने एक्टिवली पढ़ रहे हो। तो जो एनरोल नहीं है वो एनरोल कर लो। यहाँ पर ये पीडीएफ तुम्हें, यहाँ पर ये जो क्लास है ना डेली तुम्हें मिलने वाली 1 नवंबर से, ठीक है। और इस सीरीज में ना तुम्हें मजा आने वाला है डेफिनेटली, ये सीरीज में तुम्हें मजा आने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। ये सीरीज यूट्यूब पर भी रहेगी, लेकिन यूट्यूब पर वीक में 1-2 क्लास रहेंगी, लेकिन ये रेगुलर क्लासेस आपको उस कोर्स में ही मिलने वाली, तो जो सीरियस एस्पिरेंट है ना वो वहां पर अवेलेबल रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारे लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन ये था, अगला क्वेश्चन ये था कि भाई ये क्वेश्चन सभी लोग फैमिलियर है इस क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इनमें से कौन जो है वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए और कौन एलिजिबल जो है वो नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड प्रोविजन समझ लो तुम तो सबसे पहले। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है तुम्हारा कि भाई इसको ऐसे याद रखो, फॉर
रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए कितने मेंबर जाने? 7 मेंबर्स मिनिमम, 7 मेंबर्स जाने मिनिमम रजिस्ट्रेशन के लिए। बट टू बी ऑलवेज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए हमेशा एलिजिबल होने के लिए 10% और 100 जो भी कम हो, whichever इज लेस, जो भी कम हो, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिए थे टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल 1100 मेंबर्स थे, ठीक है। तो यदि इसका आप 10% निकालोगे तो 10% होता है 110, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? 100। तो या तो 100 हो या 110 हो, जो भी कंडीशन फुलफिल होगी उसके अकॉर्डिंग वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखो यहाँ पर हर समय 100 हैं, यहाँ पर 370 है एलिजिबल है, यहाँ पर 110 एलिजिबल है, यहाँ पर 275 एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर 80 है जो कि ना तो 10% वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ना ही 100 वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये एलिजिबल नहीं होगा। तो ABCD सही आंसर आएगा इसका, ABCD सही। अब एक स्टूडेंट मुझसे बोल रहा था कि सर यहाँ पर लिखा होता है सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स। अब ये लाइन सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि सर जब लिख दिया कि सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, तो फिर ये 84 वाला क्यों नहीं होना चाहिए? सुनो मेरी बात, यदि यूपीएससी तुमसे सिर्फ यही जानना चाहता है कि भाई मिनिमम 7 नंबर वाला क्राइटेरिया है, तो फिर भाई वो जो क्लॉज है ना, उस क्लॉज का कोई मतलब ही नहीं बनता कि भाई 10% या मिनिमम 100 जो भी कम हो। तो इस क्लॉज की जानकारी के लिए ही तो यूपीएससी ने तुम्हें क्वेश्चन दिया, और इस क्लॉज के हिसाब से तो भाई ई जो है वो नहीं होना चाहिए, और इसी क्लॉज के रिस्पेक्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए तुम्हें इसका सही आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगली चीज समझो जरा, यहाँ पर अगली चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये समझनी है, जब हम ट्रेड यूनियन पर आ गए तो ट्रेड यूनियन पर रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या देखा भाई कि रजिस्ट्रेशन के लिए 7 लोगों को जाना जरूरी है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कंडीशन क्या होती है? एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर कंडीशन ये होती है कि वहां पर एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है जिसमें नेम होगा, एड्रेस होगा हेडक्वार्टर का, ट्रेड यूनियन का, इसके अलावा नेम होगा, एड्रेस होगा ऑफिस बेयरर्स का। क्लियर है? तो ये नॉर्मल है। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन के केस में, यदि कोई ट्रेड यूनियन पहले से बनी हुई है जिसको 1 साल से ज्यादा हो गया है, मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा से है, तो उसको इन दोनों के साथ साथ क्या और देना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन अबाउट असेट एंड लाइबिलिटीज, है ना, मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं या जो आपके लोन्स हैं उन सभी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं दोस्तों 360 प्रिपरेशन की। मैंने एक क्वेश्चन ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन वाले बोला तो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी समझाया, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की कंडीशन भी समझा दी, मिनिमम मैक्सिमम मेंबर भी समझा दी। ये है 360 डिग्री पढ़ने की पावर की भाई तुम एक चीज को पढ़ोगे और सारी चीजें तुम्हारी रिवाइज हो जाएंगी। बिल्कुल इसकी टाइमिंग यही रहेगी डेली एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? ये क्वेश्चन भी हो गया, 3 शानदार क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देख के ना तुम्हें मजा आ जाएगा। ये है आईएलओ का क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसको मत देखना तुम लोग, इसको मत देखना यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है हिंदी में और इंग्लिश में। क्या क्वेश्चन आया था? अच्छा, और एक और चीज देख लो तुम लोग यहाँ पर, ये जो तीनों लेबर लॉ पर ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन 1, ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन 2, ठीक है, और आगे भी तुम्हें ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन मिलेगा। मतलब 3 से 4 ट्रेड यूनियन के क्वेश्चन 2023 अकेले में आ गए थे, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को ये बोला गया है कि कौन से आईएलओ कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई नहीं करा है। अब बच्चे आईएलओ छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है ना, इस एक क्वेश्चन के दम पे उसका पूरा कन्वेंशन तैयार होने वाला है। कैसे? ऐसे देखो, पहला क्वेश्चन तो तुम लोग ये समझो, पहली चीज तो तुम लोग ये समझो कि भाई आईएलओ कन्वेंशन होता क्या है। उससे पहले आईएलओ तुम्हें पता है कि भाई 1919 में बना है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वर्सेलिया की संधि के बाद बना है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिया, ठीक है। ये सभी हो गया, इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में से एक, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक हो गई। अब आईएलओ के कन्वेंशन होते हैं और रिकमेंडेशन होते हैं, 2 चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब तुम कीवर्ड याद रखो, रिकमेंडेशन यानी कि होते हैं सुझाव, और कन्वेंशन का मतलब होता है
रूल्स, नियम, कानून। जैसे कि तुम्हें पता होगा, अब तुम इसको कैसे याद रखोगे, रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होती हैं और कन्वेंशन बाइंडिंग होती हैं, वो भी लीगली। अब तुम इसमें भूल सकते हो कि लीगली बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, तो इसको समझ लो पहले। रिकमेंडेशन का मतलब है सुझाव। आईएलओ ने सुझाव दिए कि आप अपने देश में इन इन चीज़ों को अच्छा करने के लिए ये कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें सुझाव दिया कि भाई तुम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, तो ये मेरे सुझाव हैं। लेकिन रूल क्या है कि तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ये रूल है, क्योंकि यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर तो नहीं निकलने वाला बच्चों, ठीक है। तो तुम उसके लिए लीगली बाइंड हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो जिस चीज के लिए तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट थोपी जा सके, जिसके लिए तुमने कागज पर साइन करे हो, उसको हम लीगली बाइंड बोलते हैं। जो चीज सिर्फ ऊपर ऊपर है, बातों में है, उसे हम रिकमेंडेशन बोलेंगे। तो रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग है, कन्वेंशन बाइंडिंग है, वो भी लीगली। तो यदि कोई कंट्री एग्रीमेंट को साइन करती है, रेटिफाई करती है, रेटिफाई का मतलब ये है कि आपके पास कोई सुझाव आया और उसने आपने अपने साइन करके एग्री हो गए, तो आपने उसे रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई करने का मतलब ये है कि साइन कर देना, उसमें अपनी परमिशन दे देना, तो आप लीगली बाइंड हो गए। अब आप जब लीगली बाइंड हो गए तो ये मस्ट भी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए फिर, ठीक है। मस्ट भी क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। और इम्प्लीमेंट कैसा होगा, उसके लिए एक नेशनल लॉ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, नेशनल लॉ। तो जिन जिन कन्वेंशन के लिए इंडिया ने रेटिफाई करा है, उन उन कन्वेंशन में जो भी चीज़ें लिखी होंगी, इंडिया ने उसके लिए एक्ट बनाए होंगे। अब हमारे पास कितने सारे लेबर एक्ट हैं, तो उनमें से बहुत सारे लेबर एक्ट इस वजह से आए हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड कन्वेंशन को इंडिया ने क्या करा है, रेटिफाई करा है या साइन करा है। रिकमेंडेशन का मतलब ये कि उनने रिकमेंडेशन किए, आप मानो ना मानो आपके ऊपर है, वो उसके लिए आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं थोप सकते, ठीक है। तो रिकमेंडेशन और कन्वेंशन क्लियर हो गए। अगली चीज समझो, हाउ दे वर्क। तो सबसे पहले हम एडॉप्शन करते हैं। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है, आईएलओ हमें रिकमेंड करता है, कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन हमें देता है, हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं कि भाई हमारी देश की परिस्थिति में ये चीज़ लागू हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे हमें पता है जीरो कार्बन एमिशन की बात होती है, जीरो कार्बन एमिशन। तो भाई जीरो कार्बन एमिशन के लिए यदि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यदि वो जीरो कार्बन एमिशन को अभी से अडॉप्ट कर लेगी, तो भाई अभी तो हमारे देश को बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है, उसके लिए बहुत सारा कोल हमें बर्न भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री बिना कोल के तो अभी चल नहीं सकती। हम इतने एडवांस तो नहीं हो गए कि भाई हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए। तो हम जीरो कार्बन एमिशन को अभी तो रेटिफाई नहीं कर सकते पूरी तरह से, वी आर ट्राइंग, बट एकदम से हम इसे रेटिफाई नहीं कर सकते। तो इंडिया क्या करेगी, रेटिफाई करने से बचेगी, ठीक है, क्योंकि जो इसे रेटिफाई कर देंगे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पनिशमेंट लगेगी, ठीक है। तो पहले तो आप इन्हें अडॉप्ट करो कि हाँ ठीक है हम इनको मानते हैं, फिर रेटिफाई करो। रेटिफाई करने का मतलब ये है कि भाई आपको अपने पार्लियामेंट में जाकर उसके ऊपर लॉ बनाना पड़ेगा, है ना। और लॉ बनाने के बाद उसे कंट्री में क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा आरटीआई एक्ट है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, ये सारे के सारे एक्ट इंटरनेशनल यूनियंस में इंडिया ने अडॉप्ट करे, अपनी कंट्री में रेटिफाई करे, फिर जाकर ये एक्ट आए हैं और इम्प्लीमेंट हुए। क्लियर है ना। आप सभी ने कोप के बारे में सुना होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो वहां पर चीजों को रेटिफाई किया, उसके बाद हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट देखने को मिला, ठीक है। इसी तरह आरटीआई एक्ट हमें फर्दर देखने को मिला। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं और उनमें यदि कोई कंट्री रेटिफाई करती है, जैसे इंडिया रेटिफाई करती है, तो उससे रिलेटेड एक्ट बनाती है, ठीक है। अब तुम्हें याद क्या रखना है, दीज इंक्लूड कन्वेंशन ऑन। अब कौन कौन से कन्वेंशन आते हैं, तो देखो भाई फोर्स लेबर के ऊपर कन्वेंशन है 029, 105, ये नंबर तुम्हें याद रखना है। देखो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कि भाई 29 फोर्स लेबर पर है, देखो ये फोर्स लेबर पर 29 और 105 दोनों फोर्स लेबर पर है। उसके बाद 100 नंबर का किस पर, इक्वल रेम्यूनरेशन पर है। 87 वाला किस पर है, राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन पर है। 11 नंबर का किस पर है, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशनल स्थितियों पर है, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हें ये नंबर याद रखने हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने डिटेल्ड क्लास लास्ट 2023 में ली थी, उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगा सभी को टेलीग्राम पर, आज उसको जरूर देखना। तो देखो फोर्स लेबर पर ये दोनों हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग पर 87 है और 98 है, चाइल्ड लेबर पर 138 है और 182 है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर C111 है, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पर 155 और 187 है। तो मैं ये नंबर याद होने चाहिए, मस्ट है। अब देखो ये पूछा गया था कि इंडिया ने कौन सा साइन नहीं करा है, तो इंडिया ने दो कन्वेंशन साइन नहीं करे हैं। कौन कौन से दो, ये दोनों कन्वेंशन इंडिया ने साइन नहीं करे हैं।
87 वाला साइन नहीं करा और 98 वाला साइन नहीं करा, और ये दोनों किस पर हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग पर है। किस पर है? कलेक्टिव बार्गेनिंग पर है। तो तुम्हें याद रखना होगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा मुझे बताओ जरा। इंडिया ने 2 पर साइन अभी नहीं करे हैं, 87 और 98 पर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इंडिया ने लगभग सभी साइन कर लिए हैं। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये तुम्हें कहीं थ्योरी में पढ़ने मिलती हैं चीज़ें, यदि तुम 360 डिग्री क्लास के स्टूडेंट नहीं होते तो? ठीक है, मुझे बताओ जल्दी से, ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से लाइक ठोको एक, हम आगे की क्वेश्चन करें फिर। ठीक है, और मैं बार बार बता देता हूँ कि ये सीरीज के लिए तुम्हें अलग से कोई भी पेमेंट नहीं करना है। यदि तुम 599 वाले कोर्स के स्टूडेंट हो तो उस कोर्स के साथ ही तुम्हें बिल्कुल फ्री सीरीज मिल रही है, मतलब उस कोर्स में जो पीडीएफ है उसकी फी है, ये आप सभी को पता है। उसके साथ मैंने आपको 250 गोल्डन फैक्ट भी फ्री दिया है। ठीक है, और आप ये जो 5000 एमसीक्यू सीरीज है ना, ये भी उसके साथ आपको फ्री मिलने वाली है। यूट्यूब पर भी मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, लेकिन वो नॉर्मल एमसीक्यूज होंगे। यदि आप 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप 599 वाले कोर्स को एनरोल जरूर करें। वहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं, डेली एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, और इस तरह की प्रिपरेशन मैं वहां पर कराने वाला हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आया था कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में क्या सही है। अब ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एपीएफसी 2023 का क्वेश्चन है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पहले हम पीवाईक्यू कवर करेंगे, और पीवाईक्यू में लगभग मैं 1000 से 1200 पीवाईक्यू कवर कराने वाला हूँ, और उनकी 360 डिग्री प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यूपीएससी का ट्रेंड है कि वो पीवाईक्यू पूछ लेती है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि पीवाईक्यू पूछा है तो पीवाईक्यू एज इट इज आ जाए, पीवाईक्यू के एलिमेंट से भी वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, तो 360 तुम्हारे लिए डिग्री बहुत मदद करेगा पीवाईक्यू के ट्रेंड को हैंडल करने में। ठीक है, चलो उसके अलावा भी 5-4 क्वेश्चन ऐसे मैं करा रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन बाहर जाने ही नहीं है लगभग इस सीरीज से, तो कंफर्म। अब क्या बोला गया है, ट्रेड यूनियंस के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा है। अब मुझे तुम लोग बताओ, ट्रेड यूनियन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसा है। तो भाई ऑप्शनल है। क्यों है ऑप्शनल? क्योंकि यदि कंपलसरी होता, जब भी ये डाउट है तो तुम खुद सोचो कि मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 चीज़ें करनी होती है। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जानकारी देनी होती है, लेकिन उसके बाद एक और क्लॉज हमने पढ़ा था कि जो ट्रेड यूनियन पिछले 1 साल से रजिस्टर्ड है उसको अपने असेट एंड लायबिलिटी की भी जानकारी देनी होती है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड यूनियन 1 साल से चली आ रही थी, यदि वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाह रही है तो ठीक है, नहीं भी कराना चाह रही तो ऐसे ही चलेगी। और ये बिल्कुल सही है कि जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन है ये कैसा है, ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है भाई। ट्रेड यूनियन चाहे तो करा भी सकती, नहीं चाहे तो नहीं भी करा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं तो उनकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। वो गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सकती हैं, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स कर सकती हैं, गवर्नमेंट से जो है वो ऑफिशियली डील कर सकती हैं। बट एक अनरिकग्नाइज्ड अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, हालांकि वो अपनी जिस भी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में वर्कर के राइट्स को लेकर कंपनी मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, ऑनर से कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, आई गेस सभी को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये वही रिकवरी ऑफिसर वाला क्वेश्चन था जो फिर से यहाँ पर लग गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कामगारों का हड़ताल पे आश्रय लेने का अधिकार कैसा है। जो राइट ऑफ वर्कर्स टू रिसोर्ट टू स्ट्राइक इज। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, कि कामगारों का हड़ताल आश्रय लेने का अधिकार कैसा अधिकार है। मूल अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट है। सांविधिक अधिकार है, यानी कि स्टैट्यूटरी राइट है। निर्णायक विधि कॉमन लॉ अधिकार है, या फिर सम्यपूर्ण अधिकार है, यानी कि इक्विटेबल राइट है। अब तुम पहले इन सभी को समझो। देखो, फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो हमारे पास हैं 6। कौन कौन से? अब देखो यहाँ पर तुम्हारे फंडामेंटल राइट भी रिवाइज हो गए। सर मेरे पास आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होते हैं और हमारे पास 32 तक जाते हैं, ये फंडामेंटल राइट है ना। फंडामेंटल राइट कौन कौन से भाई हमारे, है ना, जल्दी से बताओ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, राइट टू रिलीजन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ हमारे पास। फिर राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर इसके बाद 21 और 22 नंबर, सॉरी 22 और 23 नंबर पर हमें माइनॉरिटीज़ के लिए
और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो ये 6 तरह के हमारे पास लॉज हैं, ये 6 तरह के हमारे पास राइट है जो कि फंडामेंटल राइट है। फिर संवैधानिक अधिकार क्या होता है, सांविधिक अधिकार क्या होता है, सॉरी फंडामेंटल राइट क्या होते हैं समझो। सॉरी माफी चाहूंगा, स्टैट्यूटरी राइट क्या होते हैं, अब ये समझो तुम। बाय एक्ट, किसी कानून द्वारा, किसी कानून द्वारा मतलब कुछ ऐसे एक्ट हैं जो तुम्हें किसी एक्ट, कुछ ऐसे राइट हैं जो तुम्हें किसी एक्ट से मिलते हैं, किसी कानून से मिलते हैं, तो हम उसे सांविधिक अधिकार कहते हैं। जैसे कि आरटीआई है हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे उन्होंने तुमसे ये पूछा ना कि वो तुमसे ये पूछना चाह रहे थे कि कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा स्टैट्यूटरी राइट है, ये तुम्हें पता है या नहीं। तो अगली बार क्वेश्चन बदला जा सकता है, तुमसे पूछ सकते हैं कि आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन तुम्हारा कैसा अधिकार है। तो भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसा अधिकार है, जरा जल्दी से बताओ। यदि तुम लोग यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए। हर एक स्टूडेंट मुझे आंसर करेगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसा अधिकार है हमारा। बी 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 सभी लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसा अधिकार है हमारा, जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, तो समझो जरा, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, ये तुम्हारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, ये तुम्हारा स्टैट्यूटरी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। कुछ स्टैट्यूटरी पढ़ते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी पढ़ते हैं, जो भी आप चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट क्योंकि ये हमें एक्ट से मिला है, किससे मिला है, ये हमें एक्ट से मिला है, क्लियर। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से मिला है। तो जो अधिकार आपको किसी एक्ट से मिलते हैं वो स्टैट्यूटरी है, सांविधिक हैं, और जो आपको संविधान ने दिए हैं वो मूल अधिकार है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब यहाँ पर तुम देखो, अब ग्लिच समझने की कोशिश करना है, तुम्हें कितना गंदा फंसाया गया है। देखो आर्टिकल नंबर 19 को देखो, ये मिट गया था, आर्टिकल नंबर 19 को देखो। आर्टिकल नंबर 19 में क्या बोला गया है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। अब जब हम बात करेंगे स्ट्राइक की, किसकी बात करेंगे, स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक में आप जाते हो और पीसफुली बैठकर भाई अपनी बातें रख रहे हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंतर्गत आती है स्ट्राइक तुम्हारी, एक्सप्रेशन के अंतर्गत तुम्हारी स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है, कि भाई इसके अलावा पीसफुली तुम असेंबल हो रहे हो, स्ट्राइक के लिए असेंबल हो रहा है ना शांतिपूर्ण ढंग से, तो इसके अंदर भी आता है। ये उसी तरह से जिस तरह से भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं भी नहीं दिया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं भी नहीं दिया गया, ध्यान से समझना। लेकिन क्या कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, एक्चुअल में प्रेस में आप बोल रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ रहा है। तो भाई स्ट्राइक में भी तो आप यही कर रहे हैं ना, आप अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अपनी स्पीच दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती है ना। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, खैर इसमें तो नहीं आएगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, ये फ्री घूमना, ये सब इसमें आ जाएगा। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, लेकिन इन दोनों में तो स्ट्राइक आ सकती है इनडायरेक्टली। तो क्यों नहीं है ये गलत, या क्यों है ये सही। तो ये बच्चे डबल माइंड होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, डबल माइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों चीजें दी हैं और कौन सा सही होगा, फिर भी यहाँ पर बी सही होगा। क्यों होगा जरा समझो। इसलिए सही होगा क्यों, क्योंकि स्ट्राइक तो आप कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक की बात करी गई है एक्ट में और डायरेक्टली करी गई है, इसीलिए ये स्टैट्यूटरी राइट बनता है, ठीक है। यहां पर डायरेक्टली नहीं करी गई है। मान लो फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं डायरेक्टली किसी एक्ट में दिया होता तो फिर हम उसे स्टैट्यूटरी राइट कहने लगते, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कहीं दिया है, ठीक है। तो पॉसिबल यहां भी है राइट टू स्ट्राइक, पॉसिबल एक्ट के हिसाब से भी है। लेकिन हम देखें चूंकि एक्ट में डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसीलिए हम एक्ट को मानकर चलेंगे कि ये स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज मैं क्या समझाना चाह रहा हूं सभी को, सभी को समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जल्दी से बताओ मुझे सभी लोग, और सेशन कैसा लग रहा है ये बताओ। और इस सेशन को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, पूरे 5000 क्वेश्चन आप चाहे तो इसी तरह से आपको मिल जाएं, इसी डेप्थ के साथ मिल जाएं, 360 प्रिपरेशन के साथ मिल जाएं, तो सभी लोग 1 नवंबर से पहले 599 वाले कोर्स को जरूर एनरोल कर लो। इस कोर्स में जो कुछ भी मिल रहा है उसके साथ फ्री ये वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसकी कोई अलग से फीस में मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी अलग से फी मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। मेरी बस कोशिश ये है कि देखो मैं फ्री देना चाहता हूँ यहाँ सारी चीज़ें, लेकिन एक मजबूरी है कि मैंने 599 का चार्ज करा। तो अब मैं इस 599 वाले कोर्स को इतना वैल्यूएबल बनाना चाह रहा हूँ कि भाई किसी भी स्टूडेंट को ये लगे ही ना कि उसने नॉलेज का को पैसा दिया है या परचेज करा है कोर्स, इसलिए मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा लोगों ने कोर्स लॉन्च करे,
फिर टेस्ट सीरीज 1,000 रुपये की लॉन्च करी लोगों ने। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की अपनी अलग अलग PDF लॉन्च कर दी लोगों ने 1200, 1500, 2000 में। ठीक है, मैंने सिर्फ आपसे 599 एक बार लिए, लेकिन मैं उसमें आपको इतनी चीज़ें देते जा रहा हूँ। मैं चाहता 250 गोल्डन फैक्ट तुम्हारे लिए अलग से 500-700 में कोई भी यूट्यूबर होता जारी कर देता भाई। कोई भी यूट्यूबर होता इस वीडियो सीरीज को अलग से तुम्हें 1000-1500 में जारी करता। लेकिन नॉलेज का की पॉलिसी यही है कि हम भाई मतलब कोई बिजनेस पर्सन नहीं है कि मैं भाई अलग से कुछ फीस रख रहा हूँ, नहीं। सारी चीज़ें आपको, और लक्ष्य एक ही है कि 599 वाले कोर्स में हम इतनी चीज़ें डाल दूँ कि बच्चों को ना लगे कि नॉलेज स्काई पर भी पैसे दिए गए। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें दे दूँ कि तुम्हें लगे कि जो सर ने दिया उसके बदले 599 तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही मेरी कोशिश है। ठीक है, डच टेस्ट जो है ना, इस वीक तुम्हें 5 टेस्ट इकट्ठे आ रहे हैं, है ना। एक साथ अपलोड करने के लिए हम रुक गए थे। ठीक है, दिवाली में कुछ बिजीनेस थी, सभी बच्चे थे, इसे दिवाली के बाद अपलोड कीजिए, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी थी, इसीलिए हमने इसको होल्ड कर दिया था। इस वीक आपको 5 टेस्ट मिलने वाले हैं, 2 लाइव, 3 PDF, डोंट वरी। ठीक, ओके, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो तुम। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो लिस्ट 1 दी और लिस्ट 2 दी है, और यहाँ पर तुम्हारी दी गई है ट्रेड यूनियंस। क्या दी गई है? ट्रेड यूनियन। और यहाँ पर दे दिया तुम्हें पार्टी। क्या दे दिया? पार्टी। और ये तुम्हें पता है APFC EOU 2023 का क्वेश्चन है। मतलब समझ रहे हो ना, अकेली ट्रेड यूनियन से इतने भर भर के क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बोला, तुम्हें 360 डिग्री तैयारी कराई है, तो यदि तुमने मेरा पहला क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो उसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें लिखवाया है कि कौन किस पार्टी में है। ठीक है, कौन किस पार्टी में है, कौन सी ट्रेड यूनियन किस पार्टी से बनी है। ठीक है, कितने बच्चों ने उसको नोट करा था मुझे बताओ जरा, कितने लोगों ने उसे नोट करा था। देखो, तो यदि तुम्हें याद होगा मैंने क्या बताया था, CITU। ये मैं पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये है CITU। क्लियर? अब CITU जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है? तो देखो, जैसे ही मैंने CITU तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें वहां पर लिखवाया था कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया है। किसने? कम्युनिस्ट। लिखवाया मैंने तुम्हें वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी। अभी भी लिखा होगा, देखो मैं दिखा दूं तुम्हें। देखो ये लिखा हुआ है CITU। क्या लिखाया था मैंने? कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मार्क्सिस्ट नेचर की है। देखो ये रहा वो क्वेश्चन तुम्हारा। नॉलेज स्काई पर मैं तुम्हें इतना शानदार इसी तरह से बोल रहा हूँ कि इतना शानदार पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ भी। ये देखो CITU कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि मार्क्सिस्ट नेचर में, देखो क्लियर लिखा हुआ है ना। मतलब ए के लिए तो 4 है, ए के लिए तो 4 है। उसके बाद तुमसे क्या पूछा? INTUC। क्या पूछा? INTUC। ठीक है, अब INTUC के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया है, लिखवाया था ना। तो ये लिखा तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब दूसरे के लिए तो तुम्हारा फर्स्ट है, या बी के लिए तुम्हारा फर्स्ट है। तो भाई बी के लिए तुम्हारा फर्स्ट है, और ये तुम्हारा हो गया कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये भी मैंने तुम्हें कहाँ पर लिखवाया कम्युनिस्ट पार्टी? तो मैंने तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पर लिखवाया, जल्दी से बताओ। मैंने तुम्हें लिखवाया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के लिए, AITUC के लिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि जो तुम्हारा डी है, उसके लिए मैंने तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी लिखवाया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी 3 में, तो डी के लिए 3 है, तो बचता है CC के लिए क्या बचा? 2। यानी कि भारतीय मजदूर संघ किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय मजदूर संघ किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अब तुम बताओ मुझे, इतनी डेप्थ डिटेल तुम्हें कहाँ पढ़ने मिलने वाली है? एक क्वेश्चन में ही मैंने क्या बोला था कि 360 डिग्री प्रिपरेशन कराऊंगा। यही 360 डिग्री प्रिपरेशन है कि उस एक जगह पर मैंने तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि तुम्हारे आगे के 3-4 क्वेश्चन बनते चले गए। समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरह से पढ़ना है कि एक क्वेश्चन को पकड़ो और उसको उधेड़ दो पूरी तरह से, हर एक ऑप्शन को उधेड़ दो पूरी तरह से। ठीक है, तो ही पेपर निकलेगा। अदरवाइज हम थ्योरी पढ़ते चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो अब अगले 1 महीने मैं तुम्हें इतने क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नया लगेगा ही नहीं। तुम पेपर में बैठोगे ना तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन मिलेगा, अरे ये तो पढ़ के आए, ये तो पढ़ के आए, ये तो पढ़ के आए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो जरा तुम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है तुम्हें, इसको जरा सा हम जूम करते हैं, जूम करने की कोशिश करें। नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोला गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंक्लूजन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 नॉट करेक्ट? क्या बोला गया है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन
सुलह कार्यवाही की समाप्ति के संबंध में, अरे बाप रे हिंदी तो बहुत ही खतरनाक रहती है, चलो इंग्लिश में पढ़ो। तो भाई क्या बोला गया, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो देखो इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज, यानी कि जब दोनों पार्टी मेमोरेंडम को साइन कर दे तब ये माना जाता है। इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन it ends the its end the failure resulting in no memorandum of settlement signed between the party, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। अगला क्या है, it is concluded on the date when the report of conciliation officer is received by the appropriate government when no settlement is arrived, तो नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। देखो कंसीलिएशन प्रोसीडिंग को तभी माना जाएगा जब उसमें कोई सॉल्यूशन निकले, ठीक है, और इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन द रेफरेंस इज मेड बाय द appropriate government by the labor court industrial tribunal section 10 at the during pendency of any conciliation proceeding, ठीक है। तो क्या बोला कि नॉट करेक्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कौन सा जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के सिनारियो क्या रहते थे समझो जरा, अलग अलग सिनारियो इसके लिए होते थे। पहली चीज तो दोनों पार्टी साइन करेंगे, बिल्कुल करेंगे दोनों पार्टी साइन, ठीक है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एक्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, ये भी ठीक है भाई। अब इन दोनों ऑप्शन को तुम डिस्कस करो। इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन इट एंड्स इन फेलियर रिजल्टिंग इन एन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइंड बिटवीन द पार्टी, साइंड बिटवीन द पार्टी है तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, हिंदी में भी पढ़ेंगे बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब कुछ 2-3 क्वेश्चन अकाउंटिंग पर अब हम समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा अकाउंटिंग में, गुडविल अकाउंट इज एन, अभी हम क्या कर रहे हैं 2023 को ले रहे हैं, पहले 2023 को ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने एपीएफसी का पेपर लिया, तो पहले मैं एपीएफसी के क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, फिर ईओ के क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, ठीक है, फिर 2023 के एएलसी के क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, ठीक है, फिर हम उठाएंगे 2020-21 वाले, तो फिर 2020-21 के हम इन तीनों पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा 2016 में के सिनारियो में, वहाँ पर ये तीनों पेपर हम कंप्लीट करेंगे। फिर मैं जाऊंगा 2012 के सिनारियो में, इन तीनों पेपर को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम वापस से 2025 में आएंगे, और 2025 में फिर हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएसई को देखेंगे। इसके बाद हम एनडीए के एग्जामिनेशन को देखेंगे, इसके बाद हम सीडीएस के एग्जामिनेशन को देखेंगे। तो इनमें हम देखेंगे जीके सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स को, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही मैं 2024 में कराऊंगा, तो 2024 में फिर मैं करंट अफेयर नहीं कराऊंगा, बाकी सारे जीके सब्जेक्ट कराऊंगा। तो इस तरह से मैं तुम्हारी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, मतलब स्पेशल सब्जेक्ट और जीके सब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 2000, अच्छा सिविल सर्विस में मैं 2024 तक जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जो पीवा क्यू का जो तुम्हारा भौकाल बनाया हुआ है ना लोगों ने, ये बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज का पर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन को समझो तुम बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है हमारे लिए, गुडविल अकाउंट कैसा अकाउंट है? गुडविल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो ये तीसरा भूल जा, व्यय लेखा ऐसा कुछ नहीं होता ये अकाउंट। अब बचे तीन, तो तीनों को समझो। जो टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं तुम्हारे, उसका सिनेरियो समझो। 3 तरह के अकाउंट होते हैं तुम्हारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसके लिए होते हैं? इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। रियल पर्सनल अकाउंट होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, है ना। रियल पर्सनल मतलब हमारे और आपके अकाउंट, आर्टिफिशियल मतलब सेपरेट एंटिटी वाले अकाउंट। कौन से अकाउंट? आपके सेपरेट एंटिटी वाले अकाउंट। रियल अकाउंट किसके लिए बनाए जाते हैं? तुम्हारे एसेट के लिए बनाए जाते हैं, लायबिलिटीज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद नॉमिनल अकाउंट किसके लिए होते हैं? इनकम और एक्सपेंस के लिए, इनकम और एक्सपेंस के लिए होते हैं, ठीक है। इनकम और एक्सपेंस के लिए होते हैं। तो तीनों अकाउंट का हमें टाइप पता चल गया। अब यदि हम बात करें गुडविल, तो गुडविल क्या है जरा समझो। गुडविल है क्या तुम्हारी? गुडविल है तुम्हारा असेट। कैसा असेट है? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल असेट, क्लियर। अब इंटेंजिबल असेट है तो इसके लिए जो अकाउंट बनेगा वो रियल अकाउंट बनेगा ना भाई। गुडविल अकाउंट कैसा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा तुम्हारा,
समझ में आई या नहीं आई ये बात, मुझे बताओ जरा जल्दी से। बिल्कुल रियल होगा, वेरी गुड राहुल। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, तो समझ पा रहा है मेरी चीज़ को, कि इसीलिए मैंने तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई इतने सिस्टमेटिकली मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, क्या बोला है, 360 पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रियल अकाउंट के लिए रूल भी याद रखो। अब अकाउंट पर रूल भी पूछा जा सकता है, तो मैं तुम्हें सिर्फ अकाउंट के टाइप पर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें उसके रूल भी बताऊंगा कि भाई वो रूल पे क्वेश्चन पूछ ले तो मुझसे पढ़े स्टूडेंट हो ना, तो मैं वो भी बनेगा। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो रियल अकाउंट किसके लिए होता है, असेट के लिए होता है, पोजीशंस के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि कैश है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, एग्जांपल देख लो, व्हेन समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस इट इज डेबिटेड, व्हेन इट गोज आउट इट इज क्रेडिटेड। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसने रिसीव करा है पैसा उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जिसने दिया है पैसा उसके अकाउंट को क्रेडिट करा जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट किसके लिए होगा, रिप्रेजेंटिंग पीपल और एंटिटीज, जैसे कि कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो, अब इसमें क्या है, जब भी कोई पर्सन या एंटिटी कुछ रिसीव करेगी कोई भी वैल्यू, तो उस वैल्यू को डेबिट करा जाएगा, और जब भी कोई पर्सन कुछ देगा, वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब नॉमिनल अकाउंट कैसे होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको डेबिट करा जाएगा, और लॉसेस जो होंगे उन्हें डेबिट करा जाएगा, लेकिन जितने भी जो इनकम होंगे और गेन्स होंगे उन्हें क्रेडिट करा जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंस और लॉस को डेबिट, इनकम्स और गेन को क्रेडिट करा जाएगा। ये किसके लिए बनाए जाएंगे, तुम्हारे इनकम्स के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, लॉसेस के लिए, गेन्स के लिए। समझ आया या नहीं आया, मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ तक चीज़ें सही बच्चों को समझ आ गई। इज एवरीवन ओके विद दिस और नॉट? ओके, आज ही आपने अकाउंट के लेक्चर किए थे, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सो सभी लोग भाई 599 वाले कोर्स का एनरोल कर दो। ये महाकुंभ सीरीज ना, ये 12 साल बाद महाकुंभ आया था ना, ये 2 साल बाद तुम्हारा ये एग्जाम आया है ना, तो ये मान के चलो कि इस महाकुंभ सीरीज में ना तुम नहा के निकलोगे सिलेक्शन की रेस में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशंस, a provision created against fluctuation in the value of investment is based on the convention of। क्या बोला गया है, शेयरों की दीर्घ वृद्धि निवेश के मूल्य के व्यापक घटबढ़ होती है, निवेशों के मूल्य में घटबढ़ के विरुद्ध किया गया प्रावधान किस परिपाटी में संचालित है। मतलब क्या होता है, आपने शेयर्स खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए, अब लॉन्ग टर्म में आपको फायदा तो मिलेगा, लेकिन बीच में कभी शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो आप अपने लेखे को, अकाउंट्स को, जैसे आप तो इंडिविजुअल व्यक्ति हो, आप कुछ नहीं करते, लेकिन कंपनीज को एंड ऑफ ईयर पर अपने अकाउंटिंग पीरियड को खत्म करने पर उनकी असेट की, इनकम की या इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू होती है ना, उसके लिए प्रोविजंस करने होते हैं। तो ये किस कंसेप्ट के तहत करे जाते हैं, कंजर्वेटिज्म के तहत करे जाते हैं, फुल डिस्क्लोजर के तहत करे जाते हैं, मटेरियलिटी के तहत करे जाते हैं, कंसिस्टेंसी के तहत करे जाते हैं। तो भाई हम 360 में सबसे पहले हम सबको डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है कि भाई आप जो हैं वो फ्यूचर लॉसेस को कंसीडर करेंगे, फ्यूचर लॉसेस को आप कंसीडर करेंगे बट गेन्स को नहीं, फ्यूचर लॉसेस को कंसीडर करोगे बट गेन्स को नहीं करोगे। ठीक है, फ्यूचर में जो लॉस हो सकते हैं उनको तो आपको कंसीडर करके चलना है, लेकिन जो लॉस हो सकते हैं उनको आपको, सॉरी, जो लॉस हो सकते हैं उनको तो कंसीडर करके चलना है, लेकिन जो गेन्स हो सकते हैं उनको आपको छोड़ के चलना है, ये कंजर्वेटिज्म कहता है। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि आपने जो भी अपने लेखे में कन्वेंशन यूज करे उनको आप पूरी तरह से डिस्क्लोज करो, यानी कि बी ट्रांसपेरेंट, बी ट्रांसपेरेंट ये बोलता है। इसके बाद कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है भाई कि आपने जो रूल्स फॉलो करे हैं कीप फॉलोइंग देम, रूल्स यू फॉलो वंस कीप फॉलोइंग। मतलब आपने जो एक बार रूल फॉलो करे ना वही रूल फॉलो करते चलो, जैसे डेप्रिसिएशन में आप सिंगल लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो आप वही यूज करते चलो।
मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि हर एक चीज़ की आपको मटेरियल वैल्यू का प्रोविजन करना होगा, और जो ऑप्शन इस क्वेश्चन में है वो इसी का आंसर है, ठीक है। इसके अलावा कौन से और ऑप्शन है और कौन से कन्वेंशन है? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है कि कोई भी बिजनेस यदि आपने शुरू करा है तो भाई आपने उसको कभी बंद ना करने के उद्देश्य से शुरू करा, इसलिए वो हमेशा चलता जाएगा। अगला होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है कि अब चूंकि बिजनेस आपका लंबे समय तक चलता रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा, तो क्या जब बिजनेस 200-500 साल बाद बंद होगा तब आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे? इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, इस पूरे टाइम पीरियड को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक टाइम स्लॉट को हम एक अकाउंटिंग पीरियड बोलेंगे, जो कि 12 महीने का पीरियड होगा। कई जगह पर जनवरी से दिसंबर तक है, कई जगह पर अप्रैल टू मार्च है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन। इसके बाद आता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में क्या बोला भाई कि बिजनेस एंड ऑनर दोनों अलग हैं, मतलब इनके बीच लिमिटेड लायबिलिटी है, दोनों अलग है, लिमिटेड लायबिलिटी है। बिजनेस के डेट को चुकाने के लिए ऑनर के असेट नहीं बिकेंगे, और ऑनर के डेट को चुकाने के लिए बिजनेस का असेट नहीं बिकेंगे। ये कहलाता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मतलब इनकी आइडेंटिटी अलग है, इनकी आइडेंटिटी अलग है। इसके बाद बारी आती है एक्यूरल कंसेप्ट की। तुम्हारे एक्यूरल कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस डेट पर आपके एक्सपेंसेस या जो भी चीज़ें एक्यूर्ड होती है, उसी डेट को आपको जो है उसको क्या कर लेना है, अपने अकाउंट्स में लेना है। फिर आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि जब एक्चुअल में वो पैसा आ जाए, एक्योर्ड के समय आपको नोट नहीं करना है, जब वो पैसा आपके पास एक्चुअल में आ जाएगा तब उसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेंट होता है 31 ऑफ मान लो मार्च को, ठीक है, 31 ऑफ मार्च को आपका रेंट ड्यू हो जाता है। तो यदि आप 31 को ड्यू और 31 को अपने अकाउंट में लेते हैं तो आप एक्यूरल को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए 31 को आपका हुआ, लेकिन रेंट आपको मिला 5 ऑफ अप्रैल को, 5 ऑफ अप्रैल को, तो आपने 5 ऑफ अप्रैल की डेट में यदि उसे लगाया, 5 ऑफ अप्रैल की डेट में उसे अपने अकाउंट में कंसीडर करा, तो आप रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। और यदि आपने जिस डेट को वो बन जाता है उसी डेट के लिए अपनी अकाउंटिंग में लेते हैं तो उसे आप एक्यूरल कंसेप्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। चलो, इसके अलावा तो आई गेस और कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसा बचा नहीं। मैचिंग कंसेप्ट भी होता है, मैचिंग कंसेप्ट भी होता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी मैच्ड फॉर सेम अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस और इनकम मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इनकम ज़्यादा दिखानी थी तो आपने दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की इनकम दिखा दी, और एक्सपेंस अकेला एक फाइनेंशियल ईयर का दिखाया तो आपका प्रॉफिट बड़ा दिख रहा। या आपको अपना प्रॉफिट बचाना है, अपना टैक्स बचाना है, तो आप क्या करें कि आप इनकम तो एक ईयर की दिखाएं, लेकिन उसमें एक्सपेंस आप 2 साल का जोड़ दें, ताकि आपका दिखे कि भाई एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम का में लॉस हुआ है, तो आप टैक्स से बच जाएं। नहीं, आप जिस साल की इनकम को ले रहे हैं उस साल की ही एक्सपेंस को लेंगे। ये कहलाता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। ये क्या कहलाता है? आपका मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। वेरी गुड। चलो, सो दोस्तों, यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है पहली। थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पर आज की क्लास आपकी खत्म होती है, और इस सीरीज में मैं आपको 5000 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसी तरह से, ठीक है। आज ये डेमो क्लास थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा धीरे भी पढ़ाया, आराम से भी पढ़ाया। अगली जो क्लासेस होंगी ये थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्ड होंगी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। और डेली बेसिस पर मैं यहाँ पर आपके लिए 100 क्वेश्चन मिनिमम कराऊंगा एक वीडियो। 100 क्वेश्चन हम मिनिमम एक वीडियो में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो वो सभी बच्चे जो इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो सीरीज़ है ये हमारे 599 वाले बैच में 1 नवंबर से वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगे। सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मटेरियलिटी ऐसे हुआ क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी असेट या इन्वेस्टमेंट को जब हम लेते हैं तो उस असेट या इन्वेस्टमेंट का प्रोविज़न किया जाता है, मतलब मटेरियल्स का जो है वो प्रोविज़न किया जाता है इस कंसेप्ट के तहत, इसीलिए, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है दूसरा। क्लियर टू एवरीवन? सो विद दिस नोट आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे। कोई भी डाउट है तो आप फर्दर मुझसे पूछ सकते हैं।